चलिए देखिए, ठीक है। कल हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे परिणामी तरंग के आयाम का। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। जो फार्मूला आप लोग देखे होंगे, फार्मूला था a इक्वल टू रूट, ऐसे था ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। यहाँ तक कल हम लोग ड्राइव कर चुके थे। और ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, ये दो तरंगों के अध्यारोपण के बाद जो परिणामी तरंग आती है उसके आयाम का ये सूत्र है, ठीक है। अब इस सूत्र के हेल्प से हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तीव्रता कैसे निकलेगा तो ध्यान रखिएगा, लिखेंगे चूंकि तरंग की तीव्रता, जो प्रकाश तरंग होती है उसकी जो तीव्रता है वह उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। तो तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ये फिक्स है कि कोई भी अगर प्रकाश तरंग है उसकी तीव्रता निकालनी है, ठीक है, तो उसकी तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के, मतलब देखिए तीव्रता को आई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो आई प्रोपोर्शनल टू होता है आयाम के वर्ग, ऐसे आई तीव्रता है, ए क्या है, प्रकाश तरंग का आयाम है, तो आयाम के वर्ग के यानी दो घात के, ये क्या है, समानुपाती। ये चिन्ह को बोलते हैं समानुपाती चिन्ह, ठीक है। मतलब अगर आयाम को बढ़ाएंगे तो तीव्रता और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आयाम के वर्ग के बराबर बढ़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। अब देखना, इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी नियतांक से गुणा करेंगे। तो अब हम क्या करें, तो अगर हम दोनों तरफ क्या करें, या यहाँ पर कोई अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा दें। मान लो हमने लगा दिया k, तो I बराबर हो गया KA स्क्वायर, क्लियर। यानी तीव्रता बराबर होता है k इंटू आयाम का स्क्वायर। अब आइए इस समीकरण को देखिए। अगर इस समीकरण का ये करड़ी चिन्ह हटाएं तो इधर वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे तरंग का परिणामी आयाम, तो परिणामी आयाम से, यही परिणामी आयाम है, इसी को दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए, दोनों तरफ k से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ k से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ k से गुणा करने पर, तो जब k से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा k a और यहां हो जाएगा k
A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है जी। अब देखो के और आयाम का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं। फिर यहां देखिए के और आयाम का यहां भी है, लेकिन यह आयाम पहली तरंग का है, तो जो तीव्रता होगा वो पहली तरंग का होगा I1। ठीक है, प्लस के आयाम का स्क्वायर यहां भी है, परंतु यह आयाम दूसरी तरंग का है, तो तीव्रता जो बनेगी वो I2 बनेगी दूसरी तरंग का। प्लस यहां पर आइए, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, ठीक, तो ये है के, ठीक, और ये इस पे स्क्वायर नहीं है, दोनों पे देखिए स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको हम I1 I2 लिख भी नहीं सकते, क्योंकि I1 I2 तभी लिखेंगे जब आयाम का, तभी लिखेंगे ना। हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको करड़ी में लिख देते हैं तीनों को ऐसे, समझे, और उसी में इसका 2 घात कर देते हैं, मान वही हुआ। भाई देखो, अगर के का स्क्वायर होगा तो करड़ी के बाहर क्या आएगा, के आएगा। A1 का स्क्वायर होगा तो बाहर क्या आएगा, A2 का स्क्वायर होगा तो बाहर, मतलब के A1 A2 को करड़ी में ऐसे लिख सकते हो, मान में कोई अंतर नहीं होगा। समझ में आ गई बात? नहीं, अरे भाई देखो, अगर 6 पे 2 घात है और ई करड़ी में है, तो इसको क्या लिखोगी, 6 लिख सकती हो, या अगर 6 है तो उसको करड़ी में ऐसे लिख सकती हो ना, दोनों चीज बराबर है वो। उसी तरह यहां भी चाहे ऐसे लिखो या करड़ी में ऐसे लिखो, दोनों सेम है। समझ में आ गई बात? अब देखो, बाहर है cos फाई, अब देखना I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 करड़ी में के स्क्वायर है, यानी के कैट है, 2 है ना, तो एक के को A1 के साथ लिख दो और एक के को, समझ में आ गई बात, I इक्वल टू I1 प्लस 2 हो गया जी। अब ये हो गया I1 और ये हो गया, ठीक है, और बाहर हो गया cos फाई। ठीक है, तो दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तीव्रता निकल के आएगी उसका सूत्र ये हो जाएगा, और जो आयाम आएगा उसका सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, जब 2 प्रकाश तरंगें एक दूसरे से समान कलाबद्ध में अध्यारोपित करती हैं, ठीक है, तो उन तरंगों के जो परिणामी तीव्रता होती है उसका मान ये है, और जो परिणामी आयाम है उसका मान ये है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तीव्रता भी निकल गई और आयाम भी निकल गया, और ये भी हमने साबित कर दिया कि जो परिणामी तरंग निकलेगी वो मूल तरंगों के समान हो। क्लियर? अब यहाँ से कुछ स्थितियां स्टार्ट होंगी, कुछ स्पेशल केस बनेंगे, उसको अब ध्यान देना है। देखिएगा ध्यान से, स्थिति फर्स्ट, ध्यान देना, अगर हम ये मान लें, ध्यान से सुनो, अगर हम ये मान लें कि जो दोनों तरंगें एक दूसरे से अध्यारोपित कर रही हैं, उन दोनों के आयाम और तीव्रता क्या हो, समान हो। अगर 2 तरंगें एक दूसरे से अध्यारोपित कर रही हो और उनके आयाम समान हो,
उनकी तीव्रताएं समान हो तो उनका परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता क्या होगा, और कब संपोषी व्यतिकरण होगा और कब विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है ना। तो देखिए स्थिति फर्स्ट यही कह रही है कि यदि आयाम या तीव्रता क्या हो, समान हो। ठीक है जी। आयाम समान का मतलब क्या होता है, देखो जो आप A1 लिख रहे हो ना और जो आप A2 लिख रहे हो, A1 A2 दोनों लिख रहे थे ना, तो जो आप A1 लिख रहे हो, जो आप A2 लिख रहे हो, उसको हमने मान लिया A0। ठीक है, दोनों के आयाम को हमने बराबर मान लिया। ठीक, ये तब केस अप्लाई होगा जब दोनों तरंगों के आयाम समान होंगे तब। ठीक है, तो A1 A2 को अगर हम A0 मान लें तो परिणामी आयाम क्या आएगा, उसके लिए यहां पर ध्यान देना इस सूत्र में। तो परिणामी आयाम क्या होगा, देखिए इसमें जहां पर A1 है वहां पर क्या लिख दोगे, और जहां पर A2 है यहां भी A0 यहां भी A0 लिखोगे ना। तो देखो A स्क्वायर बराबर A0 का स्क्वायर प्लस A0 का स्क्वायर प्लस 2A0 A0 cos फाइव, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, A0 का स्क्वायर प्लस A0 का स्क्वायर क्या आएगा, 2A0 का प्लस 2, यहां देखिए दोनों हैं, दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। A0 का इंटू, सही है ना, दोनों दो पद मिले हैं, एक प्लस के इधर है और एक प्लस के इधर है, तो दो पद हुए। इसमें 2A0 स्क्वायर है, इसमें भी 2A0 स्क्वायर है, दोनों में से 2A0 स्क्वायर क्या करिए, तो A स्क्वायर बराबर 2A0 स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा cos फाइव, बचेगा ना। तो यहां लिखेंगे 1 और यहां लिख देंगे cos फाइव, हाँ सॉरी प्लस, हो गया जी। अब ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्रिक में फार्मूला पढ़े होंगे, ध्यान से सुनना। cos 2a का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस, पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में सूत्र है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ बटा 2 हो जाता है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर अगर हम फाई रख दें, क्या रख दें, ए की जगह फाई, तो आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, मिला ना, यानी cos फाई की वैल्यू इतनी है, यहां पे रख दीजिए। ठीक, तो A स्क्वायर बराबर 2A0 स्क्वायर 1 माइनस प्लस cos फाई की वैल्यू 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस, हो गया जी, प्लस 1 माइनस 1 देखो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, A स्क्वायर बराबर, देखो 2 का गुणा 2 में A0 का स्क्वायर और ये हो गया cos स्क्वायर फाइव बाई 2, सही है। ध्यान देना A स्क्वायर बराबर
4 को भी लिख सकते हो 2 पे 2, a0 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 अगर इधर 2 घात है तो इधर भी सब पर 2 घात है। आप चाहो तो इन सबको एक ब्रैकेट में लिख करके, ठीक है, पूरे पे ऐसे लिख सकते हो। अब दोनों तरफ से 2 घात हैं, हटा दो, घात कट जाएंगे, बराबर घात है ना, तो क्या बचा, a बराबर 2a0 cos 5 ठीक। तो यदि दोनों तरंगों के आयाम समान होंगे तो परिणामी तरंग का जो आयाम आएगा वो ये आएगा। समझ में आ गई बात? अगर 2 तरंगें दूसरे से अध्यारोपित कर रही हैं तो उनके परिणामी तरंग जो बनेगा, जो उन्हीं के समान होगा, उसका आयाम जो होगा वो ये आएगा। क्लियर? तीव्रता क्या आएगी उसको भी देख लेते हैं। फिर देखिए, यदि तीव्रता को भी समान लिखा गया, देखो लिखा है ना, यदि I1 और I2 बराबर किसके हों, I0 के, I0 के, ठीक है, तो ये सभी मान इस वाले में रख दीजिए, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, तो परिणामी तीव्रता, ठीक है। अब इसमें रख के देख लो, I बराबर I1 को लिखोगे I0 प्लस I2 को भी लिखोगे प्लस 2 करड़ी में I1 I2 यानी I0 I इंटू, समझ में आ गई बात? ऐसे हो जाएगा। अब देखो I इक्वल टू I0 2I0 प्लस 2, देखो ये दोनों सेम है ना, करड़ी हट जाएगा, तो क्या आएगा, I0 इंटू cos 5, दोनों में 2I0 है, देखो कॉमन हो जाएगा ना, यहां बचेगा 1 माइनस प्लस cos 5, सही है जी, क्लियर? और cos 5 की वैल्यू यहां देख लो, है ना, cos 5 की वैल्यू आप देख लो, दिख रहा नीचे ना, चलो तो I इक्वल टू 2I0 1 प्लस cos 5 का मान 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस, अब यहां भी माइनस प्लस कट जाएगा, देखो कट गया ना। अब देखो इसको मिटा देना, ये हाँ, इसको नोट कर लो, ये फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिए, नहीं कहीं रफ में साइड में नोट कर लीजिए, जब फेयर करिएगा तब वहां पे बना लीजिएगा उसको, साइड में कहीं नोट कर लीजिए। अरे भाई कहीं तत्काल में कहीं कर लो, ठीक है, हो गया जी। अरे इतना बड़ा फार्मूला थोड़ी ना लिख रहे हो, टाइम लग रहा। चलो देखो आगे देखो, अब ये क्या हो जाएगा, देखो 2I0 का इसमें पूरा होगा तो 2 दूना, तो I इक्वल टू आ जाएगा 4I0 इंटू cos स्क्वायर 5/2, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया परिणामी तीव्रता। यदि दोनों तरंगों की तीव्रता भी समान हो तो परिणामी तरंग की तीव्रता इतनी आएगी, परिणामी तरंग का अगर उनके आयाम समान हो तो परिणामी आयाम इतना आएगा। क्लियर? अब देखो इसमें अगर मान लीजिए दोनों समान आयाम की तरंगें हैं, अब दोनों की दोनों समकोषी व्यतिकरण उत्पन्न कर रही हैं,
या उनकी तीव्रता अधिकतम हो रही है तो क्या होगा, आगे देखिएगा। देखो बात नहीं बहु, इधर ध्यान दो, यहां देखो, समझो। यदि देखो जी इधर, यदि दोनों तरंगों के बीच, यदि दोनों तरंगों के बीच कालांतर कितना हो, 2n पाई, या हम यूं लिखें फाई इक्वल टू 2n पाई, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट, ठीक है। अगर n की वैल्यू ये रखोगे ना इस फॉर्मूले में, तो फाई का मान आएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ठीक है। लिखे थे जब समपोषी व्यतिकरण में कि दोनों तरंगें जब समपोषी व्यतिकरण करती हैं तो उसकी आवश्यक शर्तों में लिखे होगे कालांतर पाई का समगुणज होना, लिखे हो ना। तो देखो समगुणज हो गया, अगर कालांतर समगुणज के रूप में है पाई के, तो देखो फाई का मान, ध्यान से सुनना, फाई का मान अगर परिणामी आयाम में रखोगे तो देखो परिणामी आयाम क्या होगा, परिणामी आयाम a बराबर 2a0 कास, ठीक है, और फाई के जगह लिख दोगे 0 बटा, ये लिखोगे ना, तो ये बन गया क्या 0, और कास 0 का मान 1। भाई देखो 0 बटा 2, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो a बराबर हो गया 2a0 कास, और चूंकि कास 0 की वैल्यू 1 होती है तो परिणामी आयाम हो जाएगा 2a0। समझ में आई बात। अब तीव्रता में रख के देख लो उस वाले में, तब परिणामी तीव्रता, तब परिणामी तीव्रता, ध्यान से सुनना, यहां पे देखो I इक्वल टू 4I0 कास स्क्वायर, फाई की जगह 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, तो I इक्वल टू 4I0 कास स्क्वायर 0, और फिर कास 0 की वैल्यू, तो ये 1 हो जाएगा, तो I का मान 4 नॉट, यानी तीव्रता देखो 4 गुनी हो गई, यानी तीव्रता सबसे अधिक हो जाएगी। और आप सभी को पता है जहां तीव्रता अधिकतम होती है कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा व्यतिकरण होगा, ठीक है, यहां लिख देंगे तीव्रता अधिकतम, तीव्रता अधिकतम है, अतः समपोषी व्यतिकरण होगा। समझ में आ गई बात, यहां पर समपोषी व्यतिकरण होगा। अगर फाई का मान पाई का समगुणज होगा तो परिणामी आयाम भी देखिए अधिकतम है और परिणामी तीव्रता भी अधिकतम है, ठीक है। तो वो दोनों तरंगें कौन सा व्यतिकरण करेंगी, समपोषी। ध्यान से सुनना, यहां तक कल आपने पढ़ा था कि दो तरंगें अलग अलग आयाम की हैं, एक दूसरे से अध्यारोपण करती हैं, तो उनके द्वारा जो परिणामी तरंग उत्पन्न होती है उसका समीकरण हमने निकाला और बताया कि ये भी तरंगें उन्हीं के समान होती हैं, ठीक है। फिर उनकी हेल्प से उस परिणामी तरंग का हमने आयाम निकाला, ठीक, यहां तक क्लियर है। आज के डेट में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कि तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के, तो हमने आयाम
के वर्ग के इसको समानुपाती किया, फिर के से मल्टीप्लाई कर दिया, तीव्रता निकल गई। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग इसका परिणामी तीव्रता निकालें। क्लियर, आयाम निकल गया, तीव्रता निकल गया। अब आती है केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। ठीक, तो ये केस फर्स्ट है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन जब बनाता है तो लिख देता है यदि समान आयाम की दो तरंगें एक दूसरे से अध्यारोपण करती हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता ज्ञात कीजिए। परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपको जानना पड़ेगा दोनों सूत्र, और फिर यहाँ लिखना होगा कि आयाम दोनों के क्या हो, समान हो। तो आयाम समान होंगे तो फिर परिणामी आयाम ये आएगा, तीव्रता समान होंगे तो परिणामी तीव्रता ये आएगा। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि यदि फाई इतना होगा तो तीव्रता अधिकतम इतनी, आयाम अधिकतम इतना होगा, तब संपोषी व्यतिकरण होगा। समझ में आ गई बात। अब इसमें बचा है विनाशी व्यतिकरण। इसके लिए फाई को फिर दिखाना पड़ेगा कितना, पाई का विषम गुणज। ठीक है, तो वो देखिए यहां से थोड़ा सा देख लो, ध्यान दो। हाँ, ये देखो, यदि दोनों तरंगों के बीच, ठीक है, कलांतर फाई बराबर पाई इंटू 2n-1, यही ना हो, तथा n बराबर क्या हो, n का मान क्या क्या रख सकते हो, है 1 2 3 डॉट डॉट, n का मान रखते जाइए, विषम संख्या आएगा। देखो अगर n का मान 1 रखोगे तो 2 1 का नम 2, 2 में से गया 1, पाई आ जाएगा। 2 रखोगे 2 दूना 4, 4 में से गया 3, 3 पाई, पाई 3 पाई 5 पाई, ऐसे आएगा। अर्थात पाई का जो मान आएगा वो आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे आएंगे। ठीक है, और ये पाई का मान अगर परिणामी आयाम में रखोगे तब परिणामी आयाम ए बराबर ए इक्वल टू 2a0 कास, और यहां पे रख दोगे क्या, पाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90, और कास 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, परिणामी आयाम 0 हो जाएगा। देखो नहीं हो जाएगा भाई, पाई का मान 180 होता है, 180 में 2 से भाग दे दोगे तो क्या आएगा 90, और काश 90 का मान 0, तो जब यहाँ 0 पुट करोगे ना तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तीव्रता क्या आएगी, तब परिणामी तीव्रता क्या आएगी, देखो I इक्वल टू ये है ना 4I0 कास स्क्वायर, पाई बाई 2 यहां भी रखोगे क्या आएगा, ये 0, ये भी वही आएगा, यानी I भी क्या हो गया, समझ में आ गई बात। परिणामी आयाम 0, परिणामी तीव्रता 0, जब तीव्रता भी 0 हो गई, आयाम भी 0 हो गया, तो ये तो पता है ना कि यहाँ पर तीव्रता न्यूनतम हो रही है, तो कौन सा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, यहाँ लिख देंगे। अतः यहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा। समझ में आ गई बात, यहाँ लिख लेना जरूर, यहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा। क्लियर है ना, कोई डाउट किसी को कहें तो नोट कर लीजिए। अभी इसके आगे है, ध्यान रहे। चले देखिए, कल जहां तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, डेरिवेशन वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर कल खत्म हुआ था। ठीक है,
उसमें लास्ट स्थिति आपको यही पढ़ाई गई थी कि यदि दोनों तरंगों के आयाम और तीव्रता समान हो तो परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम क्या होगा और समकोषी और विनाशी व्यतिकरण कब होंगे। अब हम बात करेंगे कि यदि दोनों तरंगों के आयाम अलग अलग हों तो परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता क्या होगी और समकोषी विनाशी व्यतिकरण कब होंगे। तो स्थिति नंबर 2 देखें। सेकेंड स्थिति जो है इसकी, स्थिति 2, ठीक है। यदि अब बात ना करें, यदि दोनों तरंगों के आयाम एवं तीव्रता असमान हो, ठीक है जी। समान हो के केस में आप स्थिति फर्स्ट पढ़ चुके। असमान के केस में देखिए, तो असमान के स्थिति में परिणामी आयाम हम लोग निकाल चुके हैं। A1 A2 जब आयाम था तो परिणामी आयाम A का मान निकाला गया है और परिणामी तीव्रता भी निकाली गई है। बस यहाँ पर उसी परिणामी आयाम और तीव्रता पर हमें समकोषी और विनाशी व्यतिकरण की बात करनी है, ठीक है। तो देखिए, असमान अगर आयाम होगा तो परिणामी आयाम या अध्यारोपण के बाद परिणामी आयाम, ठीक है। आपने देखा होगा A बराबर रूट में निकाला गया होगा A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये परिणामी आयाम था, ठीक है। जब दोनों तरंगों के आयाम अलग अलग थे, असमान थे, तो परिणामी तरंग का परिणामी आयाम ये आया था। परिणामी तीव्रता भी आई थी। परिणामी तीव्रता, उसका भी देखिए फॉर्मूला, I बराबर निकला था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये निकला था, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए दोनों तरंगों के आयाम अलग अलग हो, अध्यारोपण कर रहे हो, उनका परिणामी तरंग का आयाम ये और तीव्रता ये आ रही हो, तो ये कब समकोषी व्यतिकरण करेंगे, कब विनाशी व्यतिकरण करेंगे, ठीक है। उसके लिए ध्यान दीजिएगा, यदि कलांतर का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों तरंगों के कला के बीच अंतर, अगर वो कलांतर फाई का मान कितना हो, 2n पाई हो, 2n पाई हो, जहां n का जो मान है वो 0 से 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे हो। जब ये मान यहाँ पे रखेंगे तब आपको फाई का मान मिलेगा कितना, अगर 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो, 2 रखेंगे तो, और डॉट डॉट ये मिलेंगे, ठीक है। अब फाई का मान ये सब मिला, अगर इनमें से कोई भी मान परिणामी आयाम के सूत्र में रख देंगे फाई की जगह, परिणामी तीव्रता के सूत्र में रख देंगे फाई की जगह, तो आपको समकोषी या विनाशी व्यतिकरण की स्थिति प्राप्त
हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो परिणामी आयाम में अगर हम रखें तो परिणामी आयाम क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से। परिणामी आयाम यहां पे रखिए, फाई का मान 0 रख दीजिए। 0 रखेंगे तो ए की वैल्यू देखना क्या आएगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0। चूंकि cos 0 की जो वैल्यू होती है तो ये तो हो गया 1, तो a इक्वल टू आपको दिखेगा a1 स्क्वायर प्लस दिखा। अब देखना ध्यान से, इस ब्रैकेट में जो लिखा गया है करड़ी के अंदर, करड़ी के अंदर जो लिखा गया है वो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पर a कौन है, a1, और b कौन है, तो a1 प्लस a2 का उसी का ये सूत्र है। जब होल स्क्वायर हो गया तो करड़ी हट जाएगी, तो a का मान हो जाएगा a1 प्लस a2। यहाँ पे चूंकि ये प्लस में आ रहा है तो ये हमको बताएं ये अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा। तो आयाम मैक्सिमम आपको मिल गया कितना, a1 प्लस, ठीक है जी। अगर दो तरंगें अलग अलग आयाम की हो और एक दूसरे से अध्यारोपण कर रही हो तो परिणामी तरंग का आयाम ये आएगा। और यह आयाम अधिकतम कब होगा, जब फाई का मान 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इनमें से कोई भी मान अगर फाई का होगा तो इस परिणामी आयाम का सबसे अधिक मान कितना आएगा, a1 प्लस a2 आएगा। समझ में आ गई बात। तो अधिकतम तीव्रता कितनी आएगी वो देख लें, तब अधिकतम या परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस रूट में है और बाहर cos 0। यहाँ भी तो ही रखना है ना, I का मान वही निकल के आया है। फिर यहाँ भी अगर आप ध्यान दोगे तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी, तो I इक्वल टू आपको मिलेगा I1 प्लस I1, ऐसे मिला। देखो अब इसको देखना, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा तब भी सही होगा। देखो कैसे होगा, I1 को हम राइट कर सकते हैं करड़ी में, I1 का लिख सकते हैं ना ऐसे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करड़ी हट जाएगा, सही है ना। इसी तरह से I2 को भी हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर, प्लस 2, दोनों एक ही करड़ी में, इसको अलग अलग करड़ी में भी लिख सकते हैं। अब देखो दिखा फार्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, देखा ना फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। इसीलिए हमने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे देखोगे तो नहीं आएगा। अब ये फार्मूला जो बना है ये a1 क्या है करड़ी में I1 और b1 क्या है, और इसका समझ में आ गई बात, ये सूत्र बना है। और ये जो तीव्रता आ रही है वो अधिकतम आ रही है कि न्यूनतम आ रही है, अधिकतम आ रही है, ठीक है जी। तो इनकी अधिकतम तीव्रता आएगी इतना और अधिकतम आयाम आएगा इतना। तो आप हमको बताओ
परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम, परिणामी तरंग की तीव्रता भी, तो व्यतिकरण कौन सा है? संपोषी है, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण यही कहता है ना कि जब तीव्रता और विस्थापन क्या हो जाए तो वो व्यतिकरण संपोषी हो जाता। क्लियर है ना? तो ये संपोषी व्यतिकरण होगा, और संपोषी व्यतिकरण का डायग्राम आप लोग पढ़े हो, दोनों तरंगें समान कला में चलती हैं। ठीक है, अगर इसके डायग्राम पर हम एक झलक देखें तो आप ऐसे पढ़ा होगा आपने, एक तरंग ऐसे चल रही थी, ऐसे, और दूसरी भी तरंग इसी कला में चल रही थी, ऐसे। ठीक, जो इन दोनों के अध्यारोपण से परिणामी तरंग बना था वो चल रहा था ऐसे। यही तो है संपोषी। ठीक है, देखो इन दो तरंगों के अध्यारोपण से ये तरंग उत्पन्न हुई है, और इस तरंग का जो विस्थापन है यहां से वो सबसे अधिक है। विस्थापन अधिक है तो तीव्रता भी, तो ये संपोषी व्यतिकरण शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, अतः यहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो ना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है। पथ अंतर मतलब उनके पथ में अंतर, पथांतर पूछ देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पथांतर और कलांतर के बीच एक संबंध वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखना ध्यान से, डेल्टा फाई, इसको बोलते हैं कलांतर। कलांतर बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। ये सूत्र है, कलांतर और पथांतर के बीच का ये संबंध है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण के लिए अगर हम पथांतर निकालना चाहते हैं तो इसी सूत्र से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखना, संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर कितना होना चाहिए, 2n पाई, ये है ना, इसी पे तो तीव्रता अधिकतम आयाम अधिकतम हुआ है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर 2n, यानी डेल्टा फाई के जगह लिख दोगे 2n बराबर 2 पाई बाई, और ये हो गया पथांतर, हुआ ना। 2 पाई से 2 पाई लैम्डा का इधर गुणा हो गया, तो पथांतर बराबर आ जाएगा n लैम्डा। समझ में आई बात? तो संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, n लैम्डा। यहां लिख देंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, पथ में अंतर कितना होना चाहिए, n लैम्डा। ठीक है, अब n का मान क्या लिए थे, 0। अगर n का मान 0 रखोगे तो पथ में अंतर यानी यहां पर हो जाएगा। अगर n का मान 1 रखोगे, 1, तो लैम्डा हो जाएगा, दोनों के बीच अंतर लैम्डा का आएगा। अगर n का मान 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ऐसे पथांतर बनेंगे इनके। समझ में आया? तो क्वेश्चन अगर मान लो इनकेस पेपर में पूछ दे कि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए कितना, n लैम्डा,
ये पथांतर होना चाहिए, और कलांतर कितना होना चाहिए, 2n पाई। संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर 2n पाई और पथांतर n लैम्डा होना चाहिए। क्लियर है ना। अब आते हैं, देखते हैं विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन। ये तो संपोषी का हो गया, मिटा दे रहे हैं, ये फार्मूला भी लिख देंगे फिर लिख लेना, ठीक है। अब मान लो, देखो यदि हम ये मान लें, यदि कलांतर फाई पाई 2n माइनस क्या हो, 1 हो, यदि दोनों तरंगों के कला के बीच अंतर इतने का हो, ठीक है, जहां n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये मान जब रखोगे ना तो फाई की वैल्यू देखो क्या आएगा, 1 रखोगे तो 2 1 का नम 2, 2 में से गया 1, 1 में पाई का गुणा। क्लियर। अगर n का मान 2 रखोगे, 2 दूना 4, 4 में से गया 3, 3 का पाई में गुणा। n का मान अगर 3 रखोगे तो 3 दूना 6 में से गया 5, 5 पाई। अगर 4 रखोगे, 4 दूना 3 हो गया ना, 4 दूना 8 में से 1 गया 7 पाई। यानी देखो विषम गुणा जा रहा कि नहीं आ रहा, और इसमें आपने रखा था तो पाई का सम गुणा जा रहा था। समझ में आ गई बात। तो पाई का मान पता चल गया। परिणामी तीव्रता कितनी होगी, देखो आयाम, परिणामी आयाम, परिणामी आयाम क्या आएगा, A इक्वल टू करड़ी में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास, और फाई के जगह रख दो, पाई का मान कितना होता है 180, कितना होता है, और कास पाई लिखो या कास 180 लिखो, ठीक है, इसका मान होता है -1 होता है। तो जब इसका मान यहाँ पर -1 रख दोगे, अब -1 में इसका गुणा करोगे तो चिन्ह का हो जाएगा, तो A की वैल्यू आएगी करड़ी में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस, समझ में आ गया ना कैसे माइनस हुआ, इस -1 का इसमें गुणा हो गया, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बन गया फॉर्मूला, किसका बना जी, A1 माइनस A2 का बन गया ना, करड़ी हट जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो A बराबर आएगा A1 माइनस, और यहाँ माइनस हो रहा है तो बढ़ेगा घटेगा, तो इसका मतलब आयाम जो होगा वो मिनिमम होगा। आयाम का होगा जी, मिनिमम आयाम होगा। यहाँ पर देखो आयाम प्लस में आ रहा था, अधिकतम हुआ, यहाँ मिनिमम हो गया। अब एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ पर अगर मान लो पहले तरंग का जो आयाम A1 है वो अधिक है और दूसरे तरंग का आयाम A2 कम है, तब तो आप इसमें से इसको घटा दोगे। लेकिन कहीं उल्टा हो गया कि पहले वाली तरंग का आयाम कम है और दूसरे वाली तरंग का आयाम अधिक है, तब क्या करोगे, तब भी यही काम करोगे, जो अधिक होगा उसमें से कम वाला घटाना है। समझ में आ गई बात। यानी यहाँ पर हर केस में क्या करना है, घटाना ही है, जो बड़ा होगा उसमें से कम वाला घटा लीजिएगा, ठीक है। इन आई कहिएगा सर जी माइनस में आ गया। चलिए तो हो गया जी ये। अब आते हैं परिणामी तीव्रता पे। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता में देख लो, यही था ना ये, बस आपको करना क्या है, कास के जगह क्या रखना है,
बोलो, काश की जगह हमको रखना है पाई, यही रखना है ना। और पाई का मान आपको पता है, तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पर। इस -1 का गुणा इसमें करोगे तो ये चिन्ह का हो जाएगा माइनस। और जो I1 है ना, एक एक करड़ी में लिख के स्क्वायर कर दो, लिख सकते हो ना, मान नहीं बदलेगा। और ये हो गया -2, इन दोनों को अलग अलग करड़ी में कह लो, ठीक है। आई मिटा दो, ए का काम खत्म। अब देखो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ये हो गया a और हाई हो गया b का। यहां देखो तीव्रता बढ़ रही घट रही है, माइनस में है, घट रही है। इसका मतलब तीव्रता यहाँ पर क्या हो रही है, मिनिमम। जब आयाम मिनिमम हो जाए, तीव्रता मिनिमम हो जाए, ठीक है, तो कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी। इसका मतलब यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा। और विनाशी व्यतिकरण का डायग्राम अगर पूछता है तो देख लो, ठीक है, देखना ध्यान से। एक तरंग ऐसे चली, ऐसे, और दूसरी तरंग ऐसे चली, ऐसे, ठीक है जी, समझ में आई बात। अब इन दोनों के रिजल्ट से जो नई तरंग बनेगी उसका विस्थापन क्या होगा, इन दोनों के तुलना में कम होगा। तो वो तरंग जो चलेगी वो इनके नीचे में चलेगी, ऐसे, ऐसे। ये है परिणामी, ठीक है भाई। भाई ऐसे इसी को हमने ऊपर बनाया होगा, आगे वाले देख लो। मतलब क्या है कि इसकी आयाम जो होगा इन दोनों से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसीलिए तीव्रता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर है ना। नाम जरूर लिख लेना, यहाँ पर ये परिणामी तरंग है, ठीक है, और यहाँ पर ये परिणामी तरंग है, ठीक बा। अब इनका भी अगर पथांतर पूछ दे कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, जैसे संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर n लैम्डा, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पूछ दे तो फार्मूला तो आपको पता है, कालांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, यही है ना, बोलो, यही है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना है, सही है, पाई 2n-1, और ये हो गया 2 पाई बाई लैम्डा पथांतर। देख लो ध्यान से, पाई से पाई कट गया, लैम्डा का इधर गुणा हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, तो लैम्डा का इधर गुणा करोगे तो लैम्डा 2n- और 2 इधर आएगा तो, ठीक है, तो पथांतर हो गया 1/2 लैम्डा 2n-। समझ में आ गया। तो अगर इसका पथांतर पूछे तो पथांतर समझ में आ गया ना, यही लिख देना, पथांतर इतना होगा। क्लियर, ओके, कोई डाउट किसी को, चलिए नोट कर लीजिए। देख लो इधर, ये जो 2 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो इस 2 का अंदर गुणा भी कर सकते हैं 1/2 का। तो जब गुणा करोगे तो देखो, हाई तो लैम्डा है, ये 2 इसका बटा करोगे तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा केवल, और जब ये 2 यहां ले जाओगे तो -1/, ऐसे भी पथांतर आ सकता है। तो चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात तो एक ही है। समझ में आई बात है, अब क्लियर हो गया ना, डन, चलिए अच्छी बात है।